इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्पाधिकार से संबंधित एक मॉडल की चर्चा करेंगे जिसे हम लोग स्वीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। पाउल मार्लर स्वीजी एक अमेरिकन अर्थशास्त्री रहे हैं। वैसे तो ये नियो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं और मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और मार्क्सवादी साहित्य के ये एक प्रकाशक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अल्पाधिकार के संदर्भ में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में ये दिखाने का प्रयास किया है स्वीजी ने कि अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें दृढ़ता होती है, रिजिडिटी होती है, जिसका अर्थ ये है कि अल्पाधिकार में मूल्य स्थिर सा रहता है और अल्पाधिकार के अंतर्गत जो विभिन्न फर्में हैं वो अपने वस्तु के मूल्य में कमी बेशी करने का निर्णय नहीं लेती, मूल्य को स्थिर सा रखे रहती हैं। मैं आपको यहाँ ये ध्यान दिला दूँ कि इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो अल्पाधिकार के संबंध में है जिसमें विस्तार से अल्पाधिकार के अर्थ, अल्पाधिकार के प्रकारों और अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अगर इसके पहले आप उसको पढ़ लेंगे तो इसे समझने में आपको ज़्यादा सुविधा होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पाधिकार में फर्में थोड़ी होती हैं और इतनी थोड़ी होती हैं कि एक फर्म अगर अपने उत्पादन या मूल्य के बारे में कोई परिवर्तन का निर्णय लेती है तो बाजार में अन्य फर्मों के बिक्री पर, उनके वस्तुओं के मूल्य पर और उनके लाभ पर इसका प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि सभी फर्में अपने मूल्य को, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं और जब किसी एक फर्म के डिसीजन के कारण, जैसे मान लीजिए कोई एक फर्म ने वस्तु का मूल्य गिरा दे, वैसी स्थिति में अगर उपभोक्ता जो है उधर आकर्षित हो जाए, उसकी वस्तुओं की ज़्यादा मांग करने लगें तो अन्य विक्रेताओं के वस्तुओं की मांग बाजार में घटेगी, उनकी आय घटेगी, उनके लाभ घटेंगे, क्योंकि ये भी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। इसलिए ये भी जो एक फर्म ने अपने मूल्य में परिवर्तन किया है उसकी प्रतिक्रिया में अपने मूल्यों को परिवर्तित करेंगे और जब ऐसा होगा तो एक ने अगर मूल्य घटाया बढ़ाया है तो दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मूल्यों में परिवर्तन हो जाएंगे और एक तरह से जब आपस में ये क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, एक के निर्णय के विरोध में दूसरा निर्णय लेगा और अगर ये हो तो जाहिर है कि वस्तुओं का मूल्य स्थिर या रिजिड नहीं रहेगा। लेकिन स्वीजी कहते हैं कि अल्पाधिकार में प्राइस में रिजिडिटी होती है, भले ही इनके निर्णय एक दूसरे पर आश्रित हों, कीमत के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में, लाभ के संदर्भ में। तो ये एक स्वीजी द्वारा दिया गया एक नया योगदान था अल्पाधिकार के संदर्भ में, इसीलिए हम लोग इसको स्वीजी मॉडल के रूप में जानते हैं। इस
स्वीजी की इस विचार को समझने से पूर्व हम कुछ मान्यताओं, प्रमुख जो मान्यताएं जिनको लेके स्वीजी चल रहे हैं और जो एक तरह से अल्पाधिकार की विशेषताएं हैं, उनका हम उल्लेख आपको करते हैं। इस मॉडल में ये स्वीकार किया गया है कि जो अल्पाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ये वस्तुएं आपस में होमोजेनियस हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। आपको याद होगा कि अल्पाधिकार में दोनों स्थितियां होती हैं। उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती हैं, विभेदित भी हो सकती हैं, उनमें कुछ अंतर भी हो सकता है। लेकिन स्वीजी यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि सभी उत्पादकों द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वो समरूप है, आइडेंटिकल है, समान है। और दूसरा ये कि अल्पाधिकार में जब कोई उत्पादक अपने कीमतों में कोई परिवर्तन करता है तो इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे उत्पादक भी अपने कीमतों में परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार से आपस में अल्पाधिकार में विभिन्न फर्मों के मध्य जो थोड़ी होती हैं परस्पर निर्भरता होती है, एक दूसरे के निर्णय का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और एक क्रिया के अगेंस्ट दूसरे जो उनके राइवल्स प्रतियोगी फर्में हैं वो प्रतिक्रिया करती हैं। तो ये माना जा रहा है और ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी फर्में व्यक्तिगत तौर पर अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं और इस प्रयास में वो अपने मूल्य में परिवर्तन कर सकती हैं, अपने उत्पादन संबंधी निर्णयों में परिवर्तन कर सकती हैं और दूसरे प्रतियोगी फर्मों द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है मूल्य और उत्पादन के संदर्भ में, उसके प्रतिक्रिया में वो एक्शन रिएक्शन के रिस्पॉन्स में प्रतिक्रिया भी करेंगी। और इन्हीं मान्यताओं के अंतर्गत यदि हम ये देखें तो एक प्रश्न और उठता है कि जब ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करेंगी तो जाहिर है कि मूल्य रिजिड नहीं रहेंगे। तो अल्पाधिकार में मूल्य एक कब होते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं कि अल्पाधिकार में दो तरह के अल्पाधिकार होते हैं। एक में फर्में आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया करती हैं और वैसी स्थिति में हम लोग मानते हैं कि मूल्यों में अगर कोई भी हलचल, एक छेड़छाड़ किसी एक फर्म द्वारा की जाती है तो दूसरे भी इसके प्रतिक्रिया में कार्य करेंगे और इस तरह से कीमतों में स्थिरता, रिजिडिटी रह नहीं पाएगी। तो रिजिडिटी रह कब पाती है? माना यह जाता था कि जब हमने पढ़ा है कि अल्पाधिकार दो तरह के होते हैं, एक अल्पाधिकार कोऑपरेटिव होता है, एक नॉन कोऑपरेटिव होता है। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब है कि आपस में वो सहयोग की भावना से काम नहीं करते बल्कि राइवल या प्रतिद्वंदी की भावना से काम करते हैं। और एक दूसरी स्थिति जिसमें वो सहयोग से काम करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं, मिलजुल कर को कोई समझौता कर लेते हैं, तो इसको हम कोल्यूजन कहते हैं। और कोल्यूजिव और नॉन कोल्यूजिव अल्पाधिकार के रूप में भी हम इसको जानते हैं। कोल्यूजन का मतलब होता है संधि, और संधि क्योंकि यहाँ इरादा जो है वो या तो कोल्यूजन को कहा जाता है या तो आप अपने लाभ को अधिकतम करने के किसी तरह की संधि करें, किसी दबाव में कर सकते हैं, या आप दूसरे को धोखा देने के लिए इस तरह की संधि कर सकते हैं। इस नाते जब हिंदी की जाती है तो जहाँ जो इसका अर्थ होता है उस तरह से उसको हम लिखते हैं। कहीं इसको कपट संधि कहते हैं, कहीं दुरभि संधि कहते हैं, कहीं पर इस तरह से हम इसको रूप देते हैं। तो ये जो संधि होती है, अगर हम उसको लाभ को अधिकतम करने के संदर्भ में फर्मों द्वारा लिया गया कोई कार्य हम एक्शन कहें, तो एक तरह से ये सहयोग की भावना से होती है और सब मिलजुल करके हम उल्लेख कर सकते हैं कि जब इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया ये लोग करते हैं तो एक फर्म जो सोच के कर रही थी, कीमत को घटा रही थी कि मेरा लाभ अधिकतम हो जाएगा, जब दूसरी फर्में प्रतिक्रिया करती हैं तो ऐसा हो नहीं पाता। और तब इन लोगों को लगता है कि
एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया में प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करने से सभी का नुकसान होता है, या सामूहिक लाभ कम होता है, या उत्पादन घट जाता है, या बिक्री घट जाती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम समझौता कर लें। तो इस तरह से जब ये समझौता कर लेते हैं और तब एक निश्चित मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, तो सामान्य तौर पर यह माना जाता रहा है कि जब तक अल्पाधिकार में ये फर्में आपस में समझौता नहीं कर लेती, कोई संधि नहीं कर लेती और एक निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं कर लेती, तब तक एक अल्पाधिकार में मूल्य रिजिड नहीं हो सकता, स्थिर या दृढ़ नहीं हो सकता। स्वीजी ने इसी बात के जवाब में यह बताया कि यदि समझौता न भी हो और फर्में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हों और एक के निर्णय के विरुद्ध प्रतिक्रिया करके अपने उत्पादन और कीमत संबंधी निर्णयों में परिवर्तन करती हों, वैसी स्थिति में भी कीमत रिजिड हो सकती है। और यही स्वीजी का अल्पाधिकार में महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली, अल्पाधिकार में कीमत की दृढ़ता। तो सामान्य तौर पर कीमत की दृढ़ता या स्थिरता तब मानी जाती है जब आपस में ये कोलिजन कर लें, कपट संधि कर लें, दुर्ग संधि कर लें और सब लोग मिलकर कोई एक मूल्य निर्धारित करके उसी मूल्य पर सब अपनी वस्तुओं को बेचें। लेकिन स्वीजी ने बताया कि ऐसा न करें, संधि न हो, वो नॉन कोऑपरेटिव हों, वो नॉन कोलिजिव हों, वो एक दूसरे के क्रिया के संदर्भ में प्रतिक्रिया करें और प्रतिद्वंदिता की भावना से काम करें। वैसी स्थिति में भी अल्पाधिकार में कीमत में दृढ़ता होगी। और अब हम इन मान्यताओं के अंतर्गत इस मॉडल या स्वीजी के इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में स्वीजी ये मानते हैं कि कोई भी उत्पादक अपने वस्तु के मूल्य में यदि कमी करे तो जो मांग की स्थिति की उसने कल्पना की है, क्योंकि जो डिमांड कर वो एक तरह से अनुमान लगाता है कि बाजार में अगर मेरी वस्तुएं जाएंगी तो उत्पादक उपभोक्ता जो है इतने मूल्य इसके लिए दे सकते हैं। और ये अनुमान वो अपने वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर, बाजार की परिस्थितियों, उपभोक्ताओं के स्वभाव, उपभोक्ताओं की मांग, जो भी कहें आप, उनके आधार पर लेता है। तो एक वो अनुमान लगाता है कि इस कीमत पर इतनी बिकेगी, इस कीमत पर इतनी बिकेगी, इस कीमत पर इतनी बिकेगी। तो जो भी वर्तमान कीमत है उस पर एक निश्चित मांग उसके वस्तु की होती है। और हमने पीछे भी पढ़ा है अल्पाधिकार में मांग वक्र का स्वरूप क्या होता है, और ये मांग वक्र जो होता है ऊपर से नीचे गिरता हुआ सामान्य मांग वक्र की तरह से होता है और अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है। अधिक अपेक्षाकृत लोचदार इस संदर्भ में कहते हैं कि एक अधिकार में मांग वक्र ज़्यादा बेलोचदार होता है, इनइलास्टिक होता है। अल्पाधिकार में उसकी तुलना में ये इलास्टिक होता है और ऊपर से नीचे मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात मूल्य के गिरने से मांग बढ़ जाएगी। तो वैसी स्थिति में अल्पाधिकारी ये निर्णय लेता है कि वह अपनी वस्तु के मूल्य को गिराए और मूल्य के गिरने से उसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ने से उसकी कुल आय बढ़ जाएगी और उसके कुल लाभ बढ़ जाएंगे, बिना ये देखे हुए कि दूसरा उसका जो प्रतिद्वंदी है वो किस तरह का निर्णय लेगा। अपने सामान्य मांग वक्र पर वो जब देखता है तो इस तरह से वो सोचता है। और स्वीजी कहते हैं कि मान लीजिए ऐसा हो कि कोई एक व्यक्ति अपने वस्तु के मूल्य को गिराए, तो वैसे स्थिति में उसके वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितना उसके मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित होगी। तो अगर मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगी, ये नीचे वाला सबसे चित्र देखिए। इस चित्र में ये मांग वक्र है। अगर मैं इसको कहूँ TPR यहाँ लिख दूँ, अगर मैं ऐसे, तो TPR ये जो वक्र सीधे जा रहा है ये एक फर्म का मांग वक्र है अल्पाधिकार के अंतर्गत।
और अगर कोई भी ये जो फर्म है इतने मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेच रही है, मूल्य है इतना और इस पर इतनी वस्तुओं को वो बेच रही है, तो इसका मतलब है कि मूल्य जो है वो यहां से लेके मान और पी तक है इतना, या यहां मैं कह सकता हूं मान लीजिए कहूं मूल्य कितना है, ओके है, और इस मूल्य पर वो यहां से लेके यहां तक इतनी वस्तुएं या केपी वस्तुएं बेच रही है। अगर वो अपने मूल्य को गिराए तो वो मांग वक्र अपने जो उसका मांग वक्र उस पर आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने का मतलब है कि अगर मूल्य गिरा दे तो मांग इसकी बढ़ जाएगी, ऐसे यहां तक ये इतनी, बशर्ते जो दूसरे फर्में हैं वो अपने मूल्यों में किसी तरह का परिवर्तन न करें। अर्थात विभिन्न फर्मों द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनके द्वारा जो मूल्य लिए जाते हैं उसको जैसा है वैसे अगर हम मान लें स्थिर रहेगा, वैसी स्थिति में अगर कोई फर्म अपने वस्तु का मूल्य गिराती है तो उसके वस्तु की मांग बढ़ेगी, और हमारे स्थिति में अगर इस मांग वक्र पर हम चलें तो ये मांग बढ़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, अर्थात मांग में इतनी वृद्धि हो जाएगी ये वाली। लेकिन सुई जी कहते हैं कि अगर इसके क्रिया के बदले दूसरे फर्में भी प्रतिक्रिया करें, क्योंकि जब ये मूल्य गिराएंगे तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसकी मांग बढ़ेगी तो क्योंकि संपूर्ण बाजार की जो कुल मांग है उसमें से इसका हिस्सा इतना बढ़ जाएगा, तो जाहिर है कि दूसरे फर्मों की वस्तुएं कम बिकेंगी। तो दूसरे फर्मों की जब वस्तुएं कम बिकेंगी तो उनके लाभ घटेंगे, उनकी बिक्री घटेगी, और क्योंकि लाभ को अधिकतम करना उनका भी लक्ष्य है, इसलिए वो भी अब कुछ करेंगे, और कुछ यही कर सकते हैं वो भी अपने वस्तु का मूल्य गिरा दें, और जब अपनी वस्तु का मूल्य गिरा देंगे तो उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अर्थात जो ग्राहक टूट के इधर आना चाह रहे थे जिसने पहले मूल्य गिराया था, वो ग्राहक अब वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि जो वस्तु वो खरीदते थे वो वस्तु भी अब सस्ती हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले वाले विक्रेता ने मूल्य गिरा के जितनी मांग वृद्धि की अनुमान लगाया था उतना अब नहीं होगा, उससे कम होगा, और जब कम होगा तो मांग वक्र जो है बदल जाएगा उसका, और मूल्य के गिराने पर वो पहले इस मांग वक्र पर चल रहा था, और ऐसा तब होगा जब दूसरे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे उत्पादक भी अपनी वस्तु का मूल्य गिरा लेंगे तो इसकी मांग उतनी नहीं बढ़ेगी जितना ही इसका अनुमान था, उसकी मांग कम बढ़ेगी, और अगर कम बढ़ेगी तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही थी और ये कम बढ़ती है तो ये मांग वक्र यहाँ से टर्न कर जाएगा, अर्थात उसका मांग वक्र अब अगर एक अल्पाधिकार की स्थिति है और वैसी स्थिति में कोई एक फर्म अपने वस्तु के मूल्य में गिरावट करती है तो उसके मांग वक्र में परिवर्तन हो जाएगा, और मांग वक्र जो TPR था वो अब TP और नीचे खिसकेगा, ये D तक आएगा, TPD हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो मांग वक्र है यहाँ पर एक तरह से मुड़ गया, और जब मुड़ता है तो इसको कहते हैं किंक्ड हो गया, अर्थात अपने सामान्य स्थिति में जिस तरह से जा रहा था वहां से वो दूसरी ओर मुड़ गया। और इसी तरह से अगर कोई उत्पादक या यही उत्पादक अपने वस्तु के मूल्य को बढ़ा दे, तो अगर मूल्य को बढ़ाता है तो दूसरे उत्पादकों पर इसका कोई बुरा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मूल्य बढ़ेगा तो इसके वस्तु की मांग तो गिरेगी लेकिन दूसरे फर्मों के वस्तु की मांग गिरेगी नहीं, वो बढ़ सकती है। वो ऐसी स्थिति में जब ये मूल्य बढ़ाएगा तो दूसरे उत्पादक इसके मूल्य बढ़ाने की प्रतिक्रिया में कोई मूल्य वृद्धि या मूल्य में परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात वो अपने उसी पुराने मांग वक्र पर बढ़ेगा जिस पर मूल्य गिरने से मांग घटती है, मूल्य बढ़ने से मांग घटेगी। तो ऐसी स्थिति में जब इधर मूल्य बढ़ाएगा तो मांग इधर से इधर घट जाएगी और मांग वक्र उसका वही रहेगा, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल्य के बढ़ाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन मूल्य के गिराने पर दूसरे उत्पादक भी अपनी वस्तु का मूल्य गिराएंगे,
तो जब मूल्य बढ़ाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इस नाते उसका अपना मांग वक्र ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन जब मूल्य घटाता है तो प्रतिक्रिया होती है, दूसरे उत्पादक भी अपने वस्तु का मूल्य गिराते हैं, इसलिए उनके ग्राहक टूट के इधर आने नहीं पाते। इस नाते जितनी कल्पना ये किए थे कि हमारी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, वो उससे कम बढ़ती है, और इस नाते मूल्य घटाने की स्थिति में उसका मांग वक्र वो नहीं रह जाता जो पहला वाला मांग वक्र था, बल्कि वो मांग वक्र जो है वो दूसरा रूप ले लेता है, और मांग वक्र उस प्रारंभिक मूल्य पर से मुड़ जाता है, और या किंग्ड हो जाता है, या हिंदी में हम इसको कहते हैं ये विकुंचित हो जाता है। तो ये मांग वक्र जो पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक मांग वक्र ऐसा है जो सरल रेखा के रूप में सीधे न जा करके किसी बिंदु पर से विशेष से वो नीचे मुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व, विकुंचित मांग वक्र, और ये अल्पाधिकार के अंतर्गत होता है, ऐसा पॉल स्वीजी अपने मॉडल में बता रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होगी उसका परिणाम ये होगा कि मूल्य बढ़ने पर या एक फर्म द्वारा मूल्य बढ़ाए जाने पर उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर वो मूल्य गिराता है तो वैसे स्थिति में दूसरे उत्पादक भी अपने वस्तु का मूल्य गिरा देंगे, और जितनी मांग बढ़ने की उम्मीद इस पहले वाले उत्पादक या विक्रेता को थी उतनी मांग बढ़ नहीं पाएगी। इस नाते मांग वक्र जो है अपने जिस रूप में पहले था उससे बदल जाएगा, अर्थात प्रारंभिक मूल्य बिंदु से ये और अधिक इनइलास्टिक हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा, जिसका ये अर्थ होता है कि मूल्य गिरने पर जितनी मांग पहले बढ़ती थी अब उससे कम बढ़ेगी। तो ये जो उसका मांग वक्र होगा वो अब नया रूप ले लेगा, और ये रूप होगा TPD। पहले था TPR सीधे, अब हो जाएगा TPD, और इस P बिंदु पर ये किंक हो जाएगा, विकुंचित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ये कहने का अर्थ है। तो ये किंग्ड डिमांड कर्व कहते हैं, ये ओलिगोपोली में ही होता है, ऐसा स्वीजी कह रहे हैं। बाजार की अन्य स्थितियों में इस तरह के मांग वक्र हमको देखने को नहीं मिलते। इस चित्र को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इससे बड़ा चित्र मैं आपको दूसरी तरफ बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो किंग्ड डिमांड कर्व जो है उसको हम इस बड़े चित्र में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, मांग वक्र जो है वो औसत आय वक्र होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जब औसत आय वक्र होता है और यहाँ हम इसको सरल रेखा के रूप में खींच रहे हैं, तो सीमांत आय और औसत आय के बीच में जो संबंध होता है उस संबंधों के आधार पर हम लोग जानते हैं कि सीमांत आय वक्र इस औसत आय वक्र की जो हॉरिजॉन्टल दूरी है, क्षैतिजीय दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको बीचों बीच काटता है। तो वैसे स्थिति में ये प्रारंभिक औसत आय का वक्र है हमारा TAR1 एक फर्म का, और जिसके P बिंदु पर वो उत्पादन कर रहा है, अर्थात बाजार में मूल्य P ले रहा है और इतनी मात्रा बाजार में OQ बेच रहा है। अब जब वो वस्तु के मूल्य में गिरावट करता है, वैसी स्थिति में उसका डिमांड कर्व किंग्ड हो जाता है, और नया मांग वक्र जो है उसका, जो पहले हम मिटाए वो वक्र देखिए ये है TP, अर्थात ये AR1 वक्र था, P बिंदु पर वो संतुलन में था, P कीमत पर अपनी वस्तु बेच रहा था, लेकिन जब मूल्य में वो कमी करता है तो मांग यहाँ तक बढ़ सकती थी, लेकिन ये मांग कम हो जाती है और ये वक्र ये रूप ले लेता है PAR2 का, और अब उसका मांग वक्र हो जाता है TPAR2। ये मांग वक्र विकुंचित मांग वक्र है। और जब इस मांग वक्र से संबंधित सीमांत आय का वक्र हम निकालते हैं तो दोनों वक्र के जो क्षैतिजीय दूरी है उसको आप आधा करेंगे। वैसी स्थिति में इस बिंदु के पहले तक देखिए, इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसका बीचों बीच का जो भाग है वो यहाँ कहीं आएगा, और उसको जब हम मिलाएंगे तो ये पहले वाले AR1 का ये MR1 जो सीमांत आय का वक्र है। जब ये दूसरा वक्र है PAR2,
जो कीमत के कम करने के कारण हो जाता है, उस मांग वक्र को अगर हम पूरा खींचें तो ये मांग वक्र ये देखिए सीधे जाएगा ऊपर, SAR2 ये वक्र होगा जिसका इतना हिस्सा किंग वाले मांग वक्र में है, P से लेके AR2 तक। इसका अगर सीमांत आय वक्र हम खींचेंगे तो इस दूरी को आधा करेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये वक्र हमें मिलेगा, ये MR2 होगा जो इसका औसत सीमांत आय का वक्र है और इसका ये है। और अगर इन दोनों सीमांत आय वक्रों को, क्योंकि आपका जो अब मांग का वक्र है TPAR है, इसका मतलब P बिंदु तक तो AR1 वाला MR1 रहेगा, लेकिन उसके आगे MR2 हो जाएगा। और अगर दोनों वक्रों को देखेंगे तो AR2 का हिस्सा जो है इस बिंदु पर की उत्पादन पर यहाँ R से लेके आगे तक है, ये वाला हिस्सा RMR2 ये हिस्सा है इसका, और इसके पहले ये वाले वक्र का हिस्सा है ये T से लेके K तक। तो आपका जो सीमांत आय का वक्र होगा वो पहले वाले मांग वक्र पर T से लेके K तक है, दूसरे वाले मांग वक्र पर इस उत्पादन पर R से लेके MR2 तक है। और अगर दोनों को मिलाएंगे तो वक्र अब सतत नहीं रह के वक्र टूट गया, डिसकंटिन्यू हो गया। और ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, ये यहाँ से लेके ये वक्र यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। और अगर इसको आप मिला दें तो अब जो है MR का स्वरूप होगा TPKRMR2। ये वक्र है, ये और ये सीमांत आय का वक्र है। आधा वक्र वो है जो पहले वाले मूल्य पर मांग वक्र पर आधारित है, और दूसरा वाला सीमांत आय वक्र वो है जो दूसरे वाले मांग वक्र पर आधारित है। और दोनों बीच में टूट गए हैं, डिसकंटिन्यू हो गए हैं, सातत्यता कंटिन्यूटी समाप्त हो गई है। और वो अब इस सीमांत आय वक्र को एक बिंदु पर वो सीधे वर्टिकल हो जाता है, और ये सीमांत आय का वक्र ये है। तो ऐसी स्थिति में ये किंग डिमांड कर्व है TPAR2, और उससे संबंधित जो MR वक्र है TKRMR2 ये वक्र है। ऐसे हम प्राप्त करते हैं, इस नाते हमने आपको बता दिया। आपको लगे न कि ये मिला कैसे, तो किंग डिमांड कर्व से संबंधित MR का वक्र इस तरह का होगा। और इन दोनों चित्रों के बाद अब हम इस तीसरे में जब आएंगे तो हमारा ये किंग डिमांड कर्व है TPAR, ये वाला TPAR ये, और इससे संबंधित ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर अगर ये शायद R है तो वो वाला हिस्सा देखिए ये है TKRMR। तो ये सीमांत आय का वक्र है, ये औसत आय का वक्र है, और ये एक अधिकार के अंतर्गत एक फर्म का औसत आय और सीमांत आय का वक्र है। अब यहाँ आप देखें कि एकाधिकारी अल्पाधिकार के अंतर्गत जिस फर्म का ये मांग वक्र दिया हुआ है, उसने जब मूल्य का निर्धारण किया था तो मूल्य का निर्धारण करते समय ये शर्त लागू होती है कि MR और MC बराबर हों। इसका मतलब हुआ कि इस उत्पादन पर, यही उत्पादन निर्धारित है संस्थिति का, और इस उत्पादन पर वो QP मूल्य ले रहा है, तो ये उत्पादन जब निर्धारित हुआ तो MC और MR दोनों बराबर रहे होंगे। मान लीजिए कि MC वक्र MC2 था, ये बीच वाला वक्र, तो इस बीच वाले वक्र पे इस उत्पादन पर जब उत्पादन OQ है तो ये MR का वक्र है TKRMR, और ये MC2 जो है वक्र है, और इस बिंदु पर मान लीजिए ये बिंदु है E2, इस बिंदु पर संतुलन होगा क्योंकि यहाँ पर सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर हैं, और ये लाभ के अधिकतमीकरण की शर्त होती है, अर्थात यहाँ पर लाभ अधिकतम होगा। तो वैसी स्थिति में उत्पादक इतना उत्पादन कर रहा है और इस उत्पादन पर ये जो P है वो बाजार में उसका मूल्य है। तो अब ये मूल्य है, यहाँ पर कोई नामकरण कर सकते हैं, मान लीजिए मैं S लिख दूँ, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ P है। तो ये बाजार का मूल्य है OS, और इस पर उत्पादन हो रहा है OQ,
और इस उत्पादन पर सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर है। हमने देखा है कि जब फर्म अपने मूल्य को गिराती है, वैसी स्थिति में दूसरी फर्में भी मूल्य को गिरा देती हैं और इस उत्पादन ने जितने अधिक बिक्री की उम्मीद की थी वो नहीं हो पाती और जितने लाभ बढ़ने की उम्मीद की थी वो नहीं हो पाती। तो वैसी स्थिति में वो ये प्रयास करेगा कि मूल्य न गिराएं, क्योंकि मूल्य गिराने से फायदा नहीं हो पाएगा। और मूल्य बढ़ाने पर, क्योंकि दूसरी फर्में प्रतिक्रिया नहीं करती और उनकी वस्तु की मांग गिर जाती है, और जब वस्तु की मांग गिरती है तो बिक्री कम होगी, आय कम होगी और लाभदायकता पर इसके असर पड़ेंगे। और कितना असर पड़ेगा निर्भर करेगा मांग की लोच कैसी है। और मांग की लोच आप देख रहे हैं अधिक लोचदार है। मतलब एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज है जो इस चित्र में प्रदर्शित की गई है कि मांग वक्र का ये जो हिस्सा टी से लेके पी तक ये अधिक लोचदार है, और जो पी से लेके ये आगे का हिस्सा है AR2 का ये हिस्सा ये कम लोचदार है। जितनी ढाल खड़ी होगी उतनी ही लोचकता कम होगी, और जितनी लोचकता कम होगी उसका मतलब है मूल्य की प्रतिक्रिया में मांग में कम परिवर्तन होगा। तो अगर मूल्य गिराता है तो क्योंकि मांग की लोच बेलोचदार है तो मांग बढ़ेगी कम, और जब मूल्य की तुलना में मांग कम बढ़ेगी तो जाहिर है कि कुल आय गिर जाएगी, लाभ घट जाएंगे। और जब मूल्य को बढ़ाता है तो टी से लेके पी तक का जो हिस्सा है ये इलास्टिक डिमांड है, अधिक लोचदार मांग है। इसका मतलब है कि मूल्य के बढ़ने पर मांग में ज़्यादा कमी हो जाएगी। ये स्थिति भी लाभ और बिक्री को कम करने की वाली है। तो अगर ऐसा हो कि डिमांड कर्व किंक्ड हो और जो पूर्व मूल्य है उसके पहले मांग वक्र जो अधिक लोचदार हो और उसके बाद मांग का लोच वक्र कम लोचदार हो, वैसी स्थिति में अगर मूल्य गिराया जाता है तो भी उत्पादक का हानि होगी, लाभ पहले से घट जाएगा। हानि नहीं होगी, पहले की तुलना में लाभ कम हो जाएगा, बिक्री कम हो जाएगी। बिक्री बढ़ेगी लेकिन लाभ कम होगा क्योंकि मांग कम बढ़ी है और मूल्य अपेक्षाकृत ज़्यादा घटाया गया है। और अगर मूल्य को बढ़ाता है तो मूल्य जिस अनुपात में बढ़ाएगा मांग उस अनुपात से ज़्यादा घट जाएगी। वैसी स्थिति में फिर उसकी कुल लाभ बिक्री पर असर पड़ेगा और लाभ घटेगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने मूल्य को गिराने और बढ़ाने का निर्णय नहीं लेगा और उसी मूल्य पर वो स्थिर रहना चाहेगा, क्योंकि पहले वाले मूल्य पर उसे ज़्यादा लाभ होंगे और मूल्य के गिराने पर और मूल्य के बढ़ाने पर दोनों स्थितियों में उसकी लाभदायकता घट जाएगी। स्वीजी इस आधार पर कहते हैं कि अल्पाधिकार में यदि कोलिजन न भी हो और लोगों विभिन्न फर्मों के बीच कोई इस तरह के मूल्य और उत्पादन के संबंध में कोई निर्णय न हो, वैसी स्थिति में भी मूल्य में रिजिडिटी अल्पाधिकार के अंतर्गत रहेगी। यदि फर्में नॉन कोलिजिव हों, यदि फर्में नॉन कोऑपरेटिव हों, यदि फर्में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मान के एक दूसरे के निर्णय के विरुद्ध क्रिया प्रतिक्रिया करती हों, वैसी स्थिति में भी अल्पाधिकार में कीमत में स्थिरता या दृढ़ता की स्थितियां होंगी। और अगर इन लागत वक्रों के आधार पर और आय वक्रों के आधार पर आप उस स्थिति को देखने का प्रयास करें तो कहा जाता है कि ये जो सीमांत आय का वक्र है वो डिसकंटिन्यूड है। कहाँ? के से लेके आर तक, क्योंकि ये वक्र पहले वाले मांग वक्र पर टी से लेके के तक चलता है, दूसरे वाले मांग वक्र पर आर से लेके एम आर तक चलता है और बीच में ये विच्छिन्न है, टूटा हुआ है। और वैसे स्थिति में उत्पादक कर क्या सकता है? लागतों में कमी करके अपने लाभ को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर डिमांड कर्व किंक्ड हो और अगर सीमांत आय वक्र डिसकंटिन्यूड हो, वैसी स्थिति में आप देखें ये रेंज देखिए, पी से लेके आर तक जो सीमांत आय वक्र का परिसर है, वो है रेंज है, विस्तार है इन दोनों सीमाओं के बीच में, उसके बीच लागतों को आप अगर घटाएं बढ़ाएं तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों?
कि अगर लागत बढ़ के MC2 हो जाए तो भी संतुलन का बिंदु इसी Q पर है, MC बराबर MR, घट जाए तो भी MC बराबर MR है, और लागत वक्र को K और R के बीच में कितना भी आप कम बेसी कर लें, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि MC और MR इस पूरे रेंज पर सदैव बराबर मिलेंगे। और अगर ऐसा हो तो जाहिर है कि इस उत्पादन पर मूल्य सदैव P ही रहेगा, उससे कम बेसी नहीं होगा। इसलिए स्वीजी कहते हैं कि अगर कोई बहुत अधिक लागतों की स्थिति में परिवर्तन नहीं अगर होता है, वैसी स्थिति में अल्पाधिकार में कीमत में रिजिडिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी, भले ही फर्में नॉन कोलिजिव हों, आपस में प्रतिद्वंदिता करती हों, एक निर्णय के विरुद्ध दूसरा निर्णय लेती हो, वैसी स्थिति में तो ये स्वीजी का योगदान है। और ये किंग डिमांड कर्व है, और इस किंग डिमांड कर्व के माध्यम से कीमत की रिजिडिटी को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या वास्तव में स्वीजी का ये जो योगदान है, या स्वीजी जिस बात को कह रहे हैं वो सदैव लागू हो सकती हैं। तो जाहिर है कि एक मान्यता हमने देखी है स्वीजी के मॉडल में, और वो ये कि जो विभिन्न फर्में हैं वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रही हैं वो वस्तुएं आपस में होमोजीनियस आइडेंटिकल हैं, समरूप हैं। अब ये कहा जाता है कि अगर वस्तुएं समरूप न हों, डिफरेंशिएटेड हों, जैसा कि सामान्य तौर पर अल्पाधिकार में होता है कि वस्तुएं डिफरेंशिएटेड होती हैं, वैसी स्थिति में अपने अपने वस्तुओं में सबके अपने विशेष गुण होते हैं और उन गुणों से उपभोक्ता आकर्षित होते हैं। और वैसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोई उत्पादक जो है अपनी वस्तु का मूल्य गिराए, वैसी स्थिति में दूसरे उत्पादकों के वस्तुओं की मांग में कमी न हो, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ विशेष गुण है जिसके कारण उपभोक्ता उसकी वस्तुओं की मांग करते हैं। और अगर दूसरे उत्पादक प्रतिक्रिया न करें तो जाहिर है कि कीमत में रिजिडिटी नहीं होगी। तो एक तो ये इसकी आलोचना के तौर पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। दूसरे ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर न भी हो तो भी एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि ग्राहक जो हैं वस्तु का मूल्य गिरने पर भी दूसरे के ग्राहकों की, दूसरे फर्मों की वस्तुओं का उत्पादन न गिरने पाए, चाहे वो उपभोक्ता की अज्ञानता हो, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव न कर सकते हों, ये तमाम कारण हो सकते हैं। और तीसरा स्थिति ये है कि अल्पाधिकार में कीमत की घटा बढ़ा के मांग लाभ को अधिकतम करने की जगह पर नॉन प्राइस कंपटीशन हो सकता है, और उसमें बिक्री को बढ़ाने के लिए बिक्री लागतों का सहारा लेके फर्में कर सकती हैं।